जय अब्बा की दोस्तों, मैं दीपेश यारी जेवी की कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। कल की वीडियो में अपन ने अपने दूसरे संख्या पद्धति के दूसरे पार्ट में अपन ने देखा था। स्टार्ट करते हैं। परिमेय परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो पी अपॉन क्यू के रूप में हो। अब पी अपॉन क्यू क्या है, ये भी नई चीज है। ये सब आपको बताया जाएगा टाइम टाइम पे। अभी ये पढ़ा रहे हैं, जब हम भिन्न पढ़ाएंगे तब बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे। अभी थोड़े से उसमें देख लीजिए आप, पी अपॉन क्यू क्या है। ये ये जो पी लिखा है ऊपर, ये होता है अंश भाइयों, और नीचे जो क्यू लिखा है ये होता है हर, और ये बीच में बटे का चिन्ह है। ऑब्लिक भी बोलते हैं, बटे भी बोलते हैं। पी अपॉन क्यू, ऊपर की चीज को अंश बोलते हैं, नीचे को हर बोलते हैं। यानी वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो, वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो या भिन्न के रूप में हो। अंश बटे हर बराबर क्या होता, भिन्न नहीं होता। वो संख्या कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पे एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। क्यू बराबर आप कभी भी 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी अंक, जैसे मैंने लिखा 5/0, कोई भी अंक को 0 से भाग देंगे वो इनफिनाइट बनाएगा, अनंत। समझ रहे हैं ना आप। तो ये चीजें नहीं हो सकती है। क्यू बराबर कभी 0 नहीं हो सकता है, जब परिमेय संख्या बन ही नहीं सकता। फिर परिमेय संख्या वह संख्या है जो भिन्न के रूप में हो, पी अपॉन क्यू के रूप में हो, क्यू बराबर 0 ना हो। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें क्या लेना चाहेंगे? एग्जाम्पल के पी अपॉन क्यू के रूप में होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिख दिया 5/2, ये सही है, पी है और क्यू है। उसके बाद मैंने लिख दिया √4, √9। बहुत ध्यान देंगे, अंडर रूट के अंदर वही संख्या परिमेय संख्या होगी जो बाहर निकल आए। √4 मतलब 2 बोले 2, यहाँ कोई घात नहीं, मतलब 2 की, मतलब ये 2 की घात बताए, 2 का एक जोड़ा बाहर निकलेगा, 2 में से कोई एक। समझ रहे हैं आप। ऐसे 9 में से 3 बोले 3, एक 3 बाहर आ रहा ये। इसके बाद 5 भी हो जाएगा। 5 नहीं लिख रहा है, 9 लिख दे रहा है। 5 लिख चुके एक बार, 9। अब आप बोलेंगे ये पी अपॉन क्यू के रूप में तो है नहीं सर, ये कैसे हो गया परिमेय संख्या? ए इसलिए हो गया बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं है, बट 1 भी तो लिख सकते हैं। 9 में 1 का भाग 2 क्या आएगा? 9 ही आएगा ना। तो 1 तो गुणा में भी लिख सकते हैं, जोड़ घटाने में बस नहीं लिखना। गुणा में भी लिख सकते हैं और भाग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वही रूप बन जाएगा। तो ऐसी संख्या जो पी अपॉन क्यू के रूप में हो, क्यू बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। इन संख्याओं में भिन्न चाहिए हमें, रूट में चाहिए, लेकिन वो संख्या चाहिए जो बाहर निकलना है, अपना जोड़ा बना के बाहर निकलना है। जैसे √16 भी लिख सकते, √25 भी, कुछ भी लिख सकते। इसके आगे जाते हैं हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है? यहाँ पे अपरिमेय संख्या का मतलब है जो पी अपॉन क्यू के रूप में ना हो। परिमेय का उल्टा अपरिमेय। परिमेय तो लिखा है, बस परिमेय क्या लगा दिया हमने, अपरिमेय। पी अपॉन क्यू के रूप में ना हो, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 इसमें था। इसमें बोल रहा है क्यू बराबर 0 हो सकता है, क्योंकि वो इन्फिनिटी बना दे। अब कुछ तो अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा नहीं होना चाहिए, यहाँ बोला होना चाहिए। कुल मिला के एक चीज और विशेष ध्यान रखेंगे आप, इसमें रहती हैं जिनके पूर्ण वर्गमूल से बाहर ना निकले, रूट से बाहर ना निकले, ऐसी संख्या है। अब 4 तो ले नहीं सकते, 2 बाहर निकल जाएगा। 5, 7 जिनके पूर्ण वर्ग ना बन सके, जो बाहर ही ना निकले वर्गमूल से, ऐसी संख्या। इनकी सबसे अच्छी पहचान 2, √3, √5, √7। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, इनके साथ पाई भी आ जाता है, और परिमेय संख्या में 22/7 भी आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में यही पूछा जाता है अधिकांश। परिमेय अपरिमेय आया, यही पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि पाई परिमेय है कि अपरिमेय है, समझना। पाई। अब एक चीज आपके दिमाग में खटक रही होगी, अभी इसको मैं बता देता हूँ ये रब करके, कि मैंने यहाँ पे लिखा है 22/7 जो कि परिमेय है, और यहाँ पे लिखा पाई अपरिमेय। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि सर मैंने शायद मैं सही हूं, तो पाई का मतलब ही तो 22/7 होता है। गलत में अपन ने देखा होगा। जब ये दोनों बराबर हैं तो पाई अपरिमेय और ये 22/7 परिमेय कैसे हो? इसका मैं आपको जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ, इसको रब करता हूँ। अपरिमेय संख्या में पाई आएगा और परिमेय संख्या में 22/7 आएगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये तो आपको पता है कि पाई बराबर 22/7 होता है, ये तो आपको पता है पाई बराबर 22/7 होता है। लेकिन क्या पाई की वैल्यू, 22/7 की वैल्यू पता है आपको? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14।
3.1459 ये काय की हो गई, काय की हो गई, पाई की। और 22/7 मोबाइल में भाग देके देखिए, 22 में 7 का क्या आएगा, 3.142285 और 714 ये होगा। अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये होगा। अब चूंकि ये दोनों बराबर कैसे होते हैं ये मैं बता देता हूँ। ये दोनों चीज बिल्कुल अलग है बच्चों। अपन अपनी यूज करने के लिए पाई का मान 22/7 लिखते हैं, बराबर मानते हैं, लेकिन होता नहीं है लिखित में। क्यों मानते हैं, अब तो नहीं होता तो इसलिए मानते हैं क्योंकि ये अंक जो आप 3 देख रहे हैं इसके बाद 2 अंक है दशमलव, इसके भी 2 अंक दशमलव, ये देखिए क्या समझ में आया। अपन कभी भी शुद्ध मान के बाद दशमलव के 2 अंक तक ही लेते हैं। ये देखिए 3.14 क्योंकि एक सा है, उसके ऊपर तो मन जाते नहीं है, तो इस कारण से इनके मानों में पाई का हर जगह मान आप यहाँ पे रखेंगे। गोला के व्रत के सवाल करते हैं तो इसके मान में गोला कहाँ कहाँ तक करते फिरेंगे, तो अपन इसलिए 22/7 रख देते हैं कि वो 7 का मल्टीपल निकला तो कट जाएगा ऊपर। और ये चीजें सही भी हैं, जैसे ये इनका मान है, इसका 3.14, इसका 3.14, दशमलव के 2 स्थान तक, और पहले भी एक से हैं, इसलिए इनको बराबर ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये अपरिमेय क्यों है और ये परिमेय क्यों है। क्योंकि ये भिन्न के रूप में है 22/7, अंश बटे हर भिन्न। और ये क्या है, ये अचर है, नहीं सॉरी चर है, या फिर इसके साथ ये लिखा आता, ये भी चर है, ये भी चर है, तो ये भी अपरिमेय होगा। इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे, कई बार ये पूछा गया है और बच्चे नहीं बता पाते। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हुए, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, इसके बाद आएंगे अपन वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं, ये साफ नहीं हो रहा तो मैं साफ कर दूं इसको। वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, और अवास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं आप पढ़ चुके, अपरिमेय संख्याएं आप पढ़ चुके। अब अपन को देखना है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर जो सही में है। अब रियल नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पे रियल नंबर तो सभी रियल नंबर है, तो बस वही तो वास्तविक संख्याएं हैं सभी। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसमें सब आ सकता है, 5/2 भी आएगा, √16 भी आएगा, और √5 भी आएगा, 2 भी आएगा, माइनस में भी आएगा 1, पाई भी आएगा, ई भी आएगा, और 22/7 भी आएगा। मतलब सभी संख्याएं रियल नंबर है, आपको तो पता ही है, वास्तविक संख्या है, तो वो सभी इसमें आ जाएंगी। इसमें कुछ है ही नहीं। वास्तविक संख्याएं मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को ही वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब वास्तविक के बाद अपन आते हैं, वास्तविक के बाद अपना काल्पनिक या अवास्तविक, आ लगा दिया आगे और वास्तविक लिख दिया, या काल्पनिक। ऐसी संख्याएं जो रूट में माइनस में हो, कुछ भी लिख दो, ये काल्पनिक संख्या है। इनकी बस कल्पना ही की जा सकती है, इनकी बस कल्पना ही की जा सकती है, क्योंकि रूट के अंदर से ऋण तो निकलता ही नहीं है, आपको पता है। अगर ये है √16 तो ये निकलेगा तो 4 अपन लिख देते हैं, लेकिन इसका सही मतलब होता है प्लस माइनस, क्योंकि ये जब हटता है तो प्लस माइनस निर्धारित बाद में होता है, तो अपन +4 ले लेते हैं। लेकिन ये इसके अंदर ही माइनस लगा तो ये काल्पनिक संख्या है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये देख के आप समझ जाएंगे, ये संख्या अगर लिखी आ गई, ये आपको आ जाएंगे आपको पेपर में कि बताइए काल्पनिक संख्या कौन सी है। एक ये दे दिया पहला विकल्प, दूसरा दे दिया 3, तीसरा दे दिया 5/2 और एक दे दिया पाई। बताओ काल्पनिक संख्या इन 4 में से कौन सी है। आप कंफ्यूज हो जाओ, काल्पनिक का मतलब जो उनकी कल्पना की गई है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, यही तो गलत है, यही है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको रफ करके आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपने ये देखा ही लिया, इसके बाद आएगा सहवाज। अब
भाज्य या सह अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं, इसी का दूसरा नाम असहभाज्य या सह अभाज्य या असहभाज्य, दोनों नाम एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना, दो ही नामों से कोई एक नाम में आएगा। असहभाज्य कैसी संख्याएं कहलाती हैं? ये कुछ नया नया सा लग रहा होगा आपको। असहभाज्य अभाज्य या असहभाज्य सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें अगर दो संख्याएं अपन ले लें, जैसे हमने ले लिया 6 और 5, ये है असहभाज्य। जैसे हमने ले लिया 2 और 5 ही ले लिया, या फिर 7 ले रहा है, आप बोलोगे 1 से ले रहा है, या फिर हम ले रहे हैं 8 और 9 ले रहे हैं। ये कैसे बता दिया हमने ये असहभाज्य है या सह अभाज्य है? इसलिए बता दिया कि इनका जो लघुत्तम महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक 1 हो, ऐसी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आप बोलोगे महत्तम समापवर्तक HCF LCM ये तो बताया नहीं, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी थोड़ा सा बस देख लो, जैसे दो संख्याएं दी हैं 6 और 5, इनमें समझा देता हूँ। इनके गुणनखंड तोड़िए आप। गुणनखंड क्या टूटेंगे 6 के? 2 गुणित 3, ऐसे तोड़ते थे ना बचपन में। 6 कितने से भाग जाए? 2 से 3 बार, 3 से 1 बार, ये यहाँ 2 गुणित 3 गुणित 1, ठीक है ना। अपन डायरेक्ट तोड़ रहा है, ये भी सिखाऊंगा कैसे। 5 5 के क्या टूटेंगे? 5 गुणित 1। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF क्या कहलाता है? जो दोनों में कॉमन हो। अब इसमें देखिए यहाँ पे 2 है, इसमें 2 है क्या? नहीं है, तो ये तो आएगा ही नहीं। 3, एक का उठाइए दूसरे से मैच कर लीजिए। 2 उठाया, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। 3 इसमें नहीं है, नहीं आएगा। 1 है इसमें, इसमें भी 1 है। जो दोनों में कॉमन हो वही तो HCF है। तो इनका HCF क्या बन रहा? 1। और वही मैंने लिखा है महत्तम समापवर्तक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 2 7 में आप तोड़ के देख सकते हैं। 2 2 गुणित 1 और 7 7 गुणित 1, ये 1। ऐसे ही 8 9 में 8 के 2 गुणित 2 गुणित 2 टूटेंगे और 9 के 3 गुणित 3, 2 और 3 मैच ही नहीं कर रहे हैं, 1 आ जाएगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान से समझें और काफी प्रैक्टिस करें इनकी। पेपर के समय तक आप एकदम 2 4 4 बार हर चीज को रिवाइज कर लें इतने अच्छे से कि आपको बिल्कुल मौके हो जाए। गणित तो कभी रटने का नहीं है, बस समझने का है, आप खुद अपने दिमाग से निकाल लोगे। इसके बाद अपन आते हैं आत्रिभाज्य। आत्रिभाज्य समझ में आ रहा? अभाज्य, ये भी वही लिखा था अभाज्य। ये सहभाज्य लिखा था, मतलब सह, साथ में हो 2 लोग, यहाँ सह की जगह 3 लगा दिया, तो 3 का मतलब क्या है? 3 हो अब साथ में। अब क्या हो गया? लो 9 8 25, ये 3 संख्याएं होंगी, वो 2 थी, ये 3 हो जाएंगी। इनका महत्तम समापवर्तक HCF कितना होना चाहिए? 1। ऐसी संख्याएं जो 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो, ऐसी संख्याएं अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए आपको, कुछ नहीं है इसमें। ये नए नाम है, आ सकता है पूछ लें, इसलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा आपको। अब इसके बाद क्या आता है आप हमें बताएं। अब क्या रहेगा अपना इसके बाद? इसको अब करता हूं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा जाता है परिपूर्ण। बिल्कुल नया नाम हो, कुछ लोगों को 90% लोगों को पता नहीं होगा परिपूर्ण होता क्या है। परिपूर्ण का मतलब होता है कि जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे एक हम ले ही लेते हैं 36 ले ली, इनके जो गुणनखंड टूटेंगे, कुल गुणनखंड बोलते हैं, कुल गुणनखंड भी बताएंगे। सम गुणनखंड अलग होते, विषम अलग होते, कुल अलग होते। इनके जो कुल गुणनखंड टूटेंगे उनका योग कितना होना चाहिए? 36 ही। जैसे हमने 36 लिखा तो इनके कुल गुणनखंड तोड़कर इनके जो कुल गुणनखंड टूटेंगे उनको जोड़कर 36 ही बन जाए, वो परिपूर्ण कहलाता है। नहीं आया होगा समझ में, करके बताता हूँ। जैसे 36 लिखा मैंने, 36 में काय से भाग जा सकता है आप ये बस बताएं? 2 से, 3 से, 6 3 9, 9 से। लेकिन एक लिखने के लिए हम इस 1 से चालू करेंगे। जैसे हमने लिखा 1 गुणित 36, बहुत दिमाग से ध्यान से देखना। 1 गुणित 36 क्यों लिखा? 36 एकम 36, ये लिखा। दूसरा 1 के बाद 2, अब 2 में कितने का गुणा करेंगे 36 हो जाए? आप अपने आप बोलोगे 18 दूनी 36।
उसके बाद हमने देखा 36 में क्या 3 का जाता है, बिल्कुल जाता है। 3 में कितने एकड़ है, 3 में कितने एकड़ है, नहीं बन रहा तो भाग दे के देख लो, 3 एकम 3, 1 बचा, और 3 दूनी 6, मतलब 12, 12 3 36, दुनिया आता होगा तो कोई बात ही नहीं है। 4 का भी जाएगा, 4 नाम 36, अब 5 से तो 36 कटते ही नहीं है, तो 5 का तो नहीं जाएगा। 6 का, 6 गलत, 6 36, अब क्या करें, 7 का नहीं जाएगा, 8 चौको 32, 8 का नहीं, 9 चौको 36, 9 चौको 36 इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि 4 नाम 36 ले चुके हैं, तो 9 चौको 36 बात वही हो जाएगी, ये डबल लिख जाएगा, दिख रहा ना आपको, इसलिए हम ये नहीं ले रहे। अब इसका मतलब ये था कि ये 36 के जो गुणनखंड टूटे हैं इतनी संख्याओं से भाग जाएगा, 1 से 2 से 18 से 3 से 12 से 4 से 9 से 6 से, तो इसमें 36 बस नहीं लेते, स्वयं वो संख्या 36 से भी जाएगा तो 36 नहीं लेते, इनको जोड़ दो बस, 1 + 2, देखो इसमें से 1 आया, इसमें से 2 + 18, ये अपन ने दोनों ले लें, या फिर जोड़ के लिखते जाएं, इसमें से 1 + 18 और 2 20 + 12 3 15 और 9 4 13, और 6 2 बार है तो एक ही बार 6 लेंगे क्योंकि 1 6 चाहिए, 6 बात तो एक ही है, भाग जाएगी ना, तो इसमें 6। अब आप इसको जोड़ कर देखें, 6 और 13, 13 6 19 और 1 20, 20 और 20 40 और 15 55, हमने 36 लिया था और हमें योग मिला 55, इसका मतलब क्या है, ये परिपूर्ण संख्या नहीं है, परिपूर्ण संख्या नहीं है, ये नेगेटिव मैंने इसीलिए करवाया कि आपको पॉजिटिव समझ में आए। 36 आपने देख लिया कैसे करना है सब चीजें, 36 लिया, गुणनखंड टूट सकते हैं इतने, ये कर दिया अपन ने, जोड़ के देख लिया, यहाँ पे 36 स्वयं नहीं लेना है, 36 खुद थी, 1 ले लिया, 18 2 20, जोड़ के लिखना है, 15 13 और 2 बार 6 है, मतलब 1 6 लेना है, इस 6 से इसमें भाग जाए, इससे भी ज्यादा, अंक डबल नहीं करना अपन को। ये रब करता हूँ, अब देखिए आप परिपूर्ण कौन है, अगर ये नहीं है तो ऐसे ही ऑप्शन आएंगे आपको, इनमें से कौन सी परिपूर्ण संख्या है, लिखा आएगा इनमें से कौन सी परिपूर्ण संख्या है, और 4 ऑप्शन दे देंगे। अब मैं आपके सामने लिखता हूं 28, 28 में क्या होगा, 28 में जैसे ही आपने लिखा 28 को तोड़ो, 1 × 28, ठीक है, 2 × 14 दूनी 28, 3 से तो भाग जाएगा नहीं 28, कम संख्या है, 4 से 4 7 28, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 चौके 28, अब 7 चौके 28 है, 4 7 28, बात ही कही है, बस जोड़ दो, क्या होगा, देखो यहाँ से तो 1 ले लिया, 28 तो लेना नहीं है, 14 2 16 और 7 4 11, कितना हो गया, जोड़ लीजिए, 16 और 10 26, 1 27 1 28, नहीं बन रहा, 16 11 1 लीजिए, 2 और 6 8 और 2 आ गया ना, ये है परिपूर्ण संख्या। कई बार क्वेश्चन आया है, बना नहीं है बच्चों पे, परिपूर्ण संख्या कौन सी है, परिपूर्ण संख्या कौन सी है, 4 ऑप्शन, 28, अभी आपको निकाल के बताया, 35 जो कि नहीं है, दे देंगे 30, एक और दे देंगे 29, लो अब पता ही नहीं होगा परिपूर्ण का मतलब क्या है तो कैसे करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दी। कुल गुणनखंड तोड़ लीजिए, 1 से जाएगा, 2 से 14 से 4 से 7 से, इन सभी का योग, बस 28 को छोड़ दें, स्वयं नहीं लेंगे अपन, स्वयं नहीं लेंगे क्योंकि 28 से कम 28 तो होता ही है, 1 ले लिया, बस इनको जोड़ दें, इनकी जोड़ है जो 1 14 2 16 और 7 4 11, जोड़ 28 आ गया, ये 28 ये 28, ये परिपूर्ण संख्या है। इसको रब करते हैं, इसके बाद आपका क्या था, आज का आपकी क्लास लंबी हो चुकी है, इसके बाद आपका आता है गुणात्मक समक, जोड़ तत्समक, आरोही अवरोही। तो देखिए आरोही क्या होता है मैं ये भी बता दूं, जैसा कि नाम से ही असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, आरोही क्रम जैसे कि आपको नाम ही से स्पष्ट होगा, कितने अक्षर है, 3, बस एक होता है अवरोही, बहुत अच्छे से सीखेंगे आप, अवरोही क्रम, इसमें कितने हैं, 4, ये 3 ये 4, बड़ा कौन है ये, छोटा कौन है ये, जब ये छोटा है तो छोटे से बड़े की ओर ले जाएगा ना, इसमें 3 अक्षर इसमें 4 अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6, समझ जाए, आरोही कम अक्षर है ना, अवरोही 1 2 3 4 1 2 3
दिख रहा है ना, आरोही यानी छोटे से बड़े की ओर, 1 2 3 4 5 6 बढ़ रहा है ना छोटे से बड़े की ओर। अवरोही ज्यादा अक्षर है इसकी अपेक्षा तो बड़े से छोटे की ओर, 6 5 4 3 2 1। कहने का मतलब ये है मेरा दोस्तों कि आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। इसमें कम अक्षर समझने के लिए बताया, ये कम अक्षर ज्यादा अक्षर ये होता नहीं है ऐसे, बस आपको समझ में आ जाए तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। और अवरोही में ज्यादा अक्षर थे तो बड़े से छोटे की ओर। मेरे हिसाब से ये चीज अभी आपको समझ में आ गई होगी। समय का विशेष ध्यान रखते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आपका क्या, जोड़ का तत्समक। जोड़ का तत्समक का मतलब क्या है, जो ये आपके सब संविदा के सिलेबस में है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपको काफी बोरिंग लग रहा होगा लेकिन पढ़ना जरूरी है। जोड़ का तत्समक का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या है जैसे मान लो आपके पास, जैसे हमने बोल दिया 5, इसमें क्या जोड़े कि वो 5 का 5 रहे, अंतर ना आना चाहिए। 5 में क्या जोड़ने की 5 ही रहे। मान लो ये मजाक कर रहा है, कहीं मैंने बुला भी लिया जोड़ भी लिया लेकिन मैं जैसे कि तैसा हूं, वही मान लो कुछ भी। जैसे ये 5 है तो 5 में क्या जोड़ूं कि 5 ही रहे, 0। 5 + 0 5। देखिए 5 में 0 जोड़ने के बाद भी ये 5 ही रहता है तो 5 का तत्समक क्या हो गया, 0। हर कंडीशन में जोड़ का तत्समक 0 ही रहता है, हर कंडीशन में। विशेष तौर से ध्यान रखेंगे 29 में क्या जोड़े कि 29 ही रहे, 0। 30 में क्या जोड़े, 0। तो ये चीज विशेष ध्यान रखें कि जोड़ में, नोट कर लें, जोड़ में तत्समक, शायद गलत लिख गया, तत्समक, जोड़ का तत्समक बस हमेशा 0 होता है। जोड़ का तत्समक हमेशा 0। बाकी आप लिख लें जोड़ का तत्समक हमेशा 0। ये चीज समझ में आई कि जो वो पूछ लेंगे 4 चीजें, जोड़ का तत्समक क्या होता है, 0 1 2, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो आप काय पे टिक मारेंगे, 0। ये चीजें बटने की थोड़ा है, जोड़ का तत्समक। आप दिमाग में एक चीज रखिए ना कि ऐसी क्या संख्या जोड़ू मैं इसमें कि वो वही का वही रहे, तो आप अपने आप समझ में आ जाएगा कि 0 ही जोड़ने पे होगा। अब ये चीजें याद थोड़ा की जाती है, थोड़ा दिमाग भी तो लगाया जाता है। अब चलिए एक चीज आप बताइए, इसके बाद जो आता है गुणा का तत्समक क्या होगा। फिर अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो ये चीज तो आपके बन जानी चाहिए। गुणा का तत्समक, जैसे मैंने लिख दिया 5, ये परिवर्तित नहीं करना मुझे। अब चूंकि वहां पे योग था या जोड़ था, यहाँ पे गुणा है तो वहां पे जोड़ लगाया था मैंने, प्लस का चिन्ह लगाया था, यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे क्या लगाऊं, गुणा। अब आपको स्पष्ट ही देख के समझ में आया कि ये इसमें चेंज ना हो, मतलब यहाँ पे 1 का गुणा कर दे रहे हैं हम, 5 एकम 5, 30 होता 30 एकम 30, 20 होता 20 एकम 20। कोई भी संख्या में अगर 1 से गुणा करते हैं वो संख्या अपरिवर्तित रहती है, ये तो आपको पता ही होगा। किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर देंगे अपरिवर्तित, 1 से भाग दे देंगे अपरिवर्तित। तो गुणा का जो तत्समक होता है वह हमेशा वो क्या होता है, 1। ये नोट करके लिखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है, 1 नंबर आपका हो जाता है। -5 में कितने गुणा करें अपरिवर्तित रहे, 1। प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ये माइनस ही पास तो चाहिए था हमें, कोई अंतर नहीं आता है। ऐसे उसमें योग में, तो योग का तत्समक क्या बनता है, 0 और गुणा का 1। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। नोटबुक में नोट करें, मैं रब करता हूँ। और जो कुछ भी आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, विशुद्ध मान। ये कई बार सुना होगा, विशुद्ध मान क्या है, कैसे होता है, कैसे करना पड़ता है। तो क्या होता है विशुद्ध मान, विशुद्ध मान का मतलब होता है, जैसे कि मैंने कोई एक ये लिख देता हूं 4, 1 2 3 4 तक या 5 तक कर देते चलो, -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, अब मैं इसमें बोलूं 3 तो इसमें बोलना पड़ेगा +3, क्योंकि इस माइनस पटल भी है। +3 का विशुद्ध मान बताइए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, बोलेगा +3 का विशुद्ध मान क्या होगा। अब आप कंफ्यूजन में हो, नहीं देखा होगा तो +3 का विशुद्ध मान 3 होगा, चिन्ह बस हट जाएगा, चिन्ह बस हट जाएगा। -3 का विशुद्ध मान, चिन्ह हटा दो 3। समझा क्वेश्चन क्या आएगा,
क्वेश्चन आ गया -3 का विशुद्ध मान क्या होगा, -3 +3 3, इनमें से कोई नहीं। अब -3 भी है, +3 भी है, 3 भी है और नन ऑफ दिस भी है। अब 3 ही का पूछा है, कोई ये टिक मारेगा कोई ये मारेगा, लेकिन जिसको पता होगा उसको पता होगा, याद थोड़ा करना कि इसमें चिन्ह बस हट जाते हैं। यानी -3 का 3 +3 का 3, कुछ नहीं करना उसमें। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आज की वीडियो थोड़ी सी ज्यादा वो हो गई है आपकी बड़ी, चलो कोई बात नहीं है, 1-2 चीजें और बची हैं, अपन वो करते हैं। अब आता है आपका धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक का मतलब क्या है? पूर्णांक का मतलब तो आपको पता है क्या होता है। पूर्ण का मतलब, पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? 0 के बाद प्राकृत संख्या। पूर्णांक का मतलब जिनमें प्लस और माइनस वाली दोनों संख्या शामिल हो। चलो इनका एक ही वो बना देते हैं, अभी बनाया था। 0 1 2 3 और 4, -1 -2 -3 और -4, ये है। ये संख्या क्या होती हैं? जो धनात्मक है, ये वाली, ये धन पूर्णांक है। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपसे पूछना चाहता है, आपको पता है बस क्या ये सोचता है एग्जामिनर, ये कौन सी है? ऋण पूर्णांक है। अब इनको याद करोगे क्या? जो प्लस की है, पूर्णांक का मतलब समझ गए, सभी संख्याएं 0 से लेके। अब लेकिन पूर्णांक धन ऋण दोनों संख्याएं हैं तो पूर्णांक है, लेकिन धन लगा दिया ना आगे, मतलब धन पूर्णांक। जो प्लस में है वो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक जो माइनस में है वो ऋण पूर्णांक। आई ना चीज समझ में? अब पूछेंगे आपसे एक चीज और पूछने लगे हैं, क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक का मतलब क्या है? जो क्रम से आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देने वाला है। अब इनमें क्या है? इनके बीच का अंतर कितना होता है? 1 1 से 2 गए 1, 2 से 3 गए 1। अंतर मतलब कितना जोड़े कि ये संख्या अगली संख्या बन जाए। 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 3, 3 में 1 4, 4 में 1 5, 5 में 1 6, ऐसे क्रम चलता रहता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब वो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, वो बोले क्रमागत पूर्णांक में अगर एक पूर्णांक x है, क्रमागत पूर्णांक में अगर एक पूर्णांक x है तो अगला पूर्णांक बताइए। तो अगला पूर्णांक, कुछ नहीं करना आपको, आपको पता है कि जो पूर्णांक होता है उसमें एक बढ़ के अगला पूर्णांक होता है। अगर आपने बोल दिया x है तो हमारा x + 1 है, एक ही तो जोड़ना। अगर x जहाँ पे 2 होता तो एक, और वो बोल देते एक पूर्णांक 2 है तो अगला पूर्णांक 3 है। अब संख्या नहीं है 4 है तो अपन उसमें एक जोड़ दिया, इसमें क्या। अब इसके बाद आएंगे अपन, बस 1-2 अब रह गए हैं। इसके बाद अपन आते हैं, क्रमागत पूर्णांक हो गया है आपका। क्रमागत सम संख्या। अब क्रमागत सम संख्या का मतलब भी वही हो, क्रमागत सम संख्या का मतलब भी वही है। क्रमागत सम संख्या 2 4 6 8 10 जो क्रम से आए, इनके बीच का अंतर हमें 2 होता है, वो बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, यानी x = 2। अगर एक पूर्णांक अगर एक क्रमागत सम संख्या 2 है तो अगली संख्या क्या होगी? पता है 2 ही होगी, ज्यादा 4। अगर एक क्रमागत सम संख्या x है तो अगली सम संख्या क्या होगी? x + 2 होगी। क्यों? क्योंकि 2 का तो अंतर है, बस यही है समझने का। इसी में एक है ऋण पूर्णांक, वो भी बता देता हूं। क्रमागत विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक या संख्या आएगा, पूर्णांक नहीं आएगा। 1 3 5 7 9 11, ये चलता जाएगा क्रम। अब इसमें भी 2 का अंतर है, x = 2। अगर पूछे आपसे कभी भी कि एक क्रमागत विषम संख्या y है तो अगली क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, तो आपको पता है y + 2, क्योंकि हमारे 1 3 5 7 जो विषम संख्या है इनमें 2 का अंतर चलता है, चाहे सम हो 2 4 6 8 10। तो मैंने देखा दोस्तों आज अब काफी लंबी क्लास भी हो चुकी है, आप लोगों ने काफी कुछ सीखा। आप इसका निरंतर अभ्यास कीजिए, 1-2 बार वीडियो देखिए, पॉज करके भी देखिए, और अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा हो तो अपने साथियों तक ये वीडियो पहुंचाइए शेयर के माध्यम से, लाइक कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब कल देखते हैं आगे की क्लास के बाद। जय बाबू।